दोस्तों समीर वैसे तो मुंबई में रहता था, पर उसका ताल्लुकात बिहार से था। समीर मुंबई में पढ़ाई करता था और जल्दी उसकी जॉब भी लगने वाली थी। उसकी उम्र भी लगभग 21 वर्ष की थी। इसी तरह एक बार उसे बिहार जाने का मौका मिला। दरअसल उसके कजन ब्रदर की शादी जो थी, और समीर भी थोड़ा एक्साइटेड था क्योंकि लगभग 4 सालों से वो अपने गांव नहीं गया था। वो अपने गांव गया और शादी में एंजॉय भी किया, पर उसके ननिहाल यानी उसके मामा और नानी भी उससे मिलना चाहते थे। इसी वजह से उसे अपने मामा के गांव जाना था। वो कुछ 1 हफ्ते के लिए अपने मामा के गांव जाने का सोचा। पहले दिन जब वो अपने मामा के गांव ठहरा था तब उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन रात का खाना खाने के बाद समीर फोन पर बातें करता करता अपने घर के पीछे वाले बगीचे के आखिरी छोर पर चला गया। तब उसके फोन पर किसी का फोन आया। उसने देखा तो वो फोन उसके मामा जी का था। उसने फोन उठाया तो मामा जी उसे बड़ी ही धीमी आवाज में कह रहे थे, कहाँ हो तुम? इस पर उसने कहा, मामा मैं घर के पीछे वाले बगीचे में हूं। बस इतना बोलने की देरी थी कि मामा जी ने समीर को तुरंत ही वहां से भाग निकलने या जगह पर तुरंत लेट जाने को कहा, जब तक वो लोग वहां पर नहीं आ जाते। फोन रखने के साथ ही समीर को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि आखिर ये क्या था। फिर उसने देखा कि उसके दोनों मामा मसाल लिए भागते भागते समीर के पास आ गए और उसकी बाह पकड़कर उसे ले जाने लगे। उन्हें दौड़ता देख समीर भी दौड़ने लगा और फिर वो तीनों घर पर पहुंचे। समीर को एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। फिर समीर के मामा ने समीर से कहा, ये तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि आज तुम्हारे साथ क्या हो सकता था? समीर चुप रहा और बस एकटक अपने मामा को देखता ही रहा। उसे तो कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके मामा ने बताया कि वो बगीचा भूतिया है और इस गांव में रात को इस तरह अकेले निकलना या फिर घूमना बहुत खतरनाक है। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। ये गांव अब पूरी तरह से प्रेतों की कैद में है और शाम ढलने के बाद इनका कहर और भी गहरा हो जाता है। समीर ने उनकी बात सुनी, पर उसे ये बहुत ही बचकानी लगी। समीर ने कुछ कहा तो नहीं, पर मन में उसकी उत्सुकता बहुत थी। खैर समीर उसके बाद अपने नाना की झोंपड़े में एक बेड पर सोने चला गया। वो रात को सो तो रहा था, पर उसे ना जाने क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। वो बस अपने मामा की कही गई बातों को लगातार सोचे जा रहा था। खैर वो ये सब सोचते सोचते ही सो गया। फिर अगली सुबह वो अपने मामा की बाइक लेकर घुमाने निकल गया। वो बस पूरा दिन बाइक पर ही रहता। इसी तरह दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। वो अपनी बाइक से खेतों के रास्ते से सटा हुआ जंगल की तरफ चला गया। उसे यकीन भी नहीं था कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है। उसका खेत बिल्कुल बगल में था और वो जंगल के बीचों बीच बाइक को दौड़ा रहा था। वो पूरा इलाका लगभग सुनसान था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। वो तो बस बिना इसकी फिक्र किए मस्त मगन होकर ड्राइव किए जा रहा था। तभी अचानक से एक आदमी एक पेड़ से सीधे उसके बाइक के सामने गिरा, जिससे समीर को एक अलग ही झटका लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी शायद ऊपर के बांस पर चढ़ा था और वहीं से सीधा समीर के सामने गिर पड़ा। समीर को तो लगा कि वो आदमी मर गया होगा, पर ऐसा नहीं था। समीर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, वो आदमी अचानक से सीधा उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। समीर ने चिल्लाते हुए उस आदमी से कहा, अरे पागल वागल है क्या? दिमाग नहीं है तेरे पास? इस तरह कोई गाड़ी के बीचों बीच आ जाता है क्या? वो आदमी बस एक सिरे से समीर को घूरे जा रहा था और उसके चेहरे पर हल्की सी झलकती मुस्कान थी। समीर बिना देरी किए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि आगे कुछ ही दूरी से लेफ्ट टर्न लेने पर वो सीधा अपने घर के पीछे वाले रास्ते से घर पहुंच जाएगा। क्योंकि अब कहां वापस वो फिर से इतना लंबा जाकर घर जाए। समीर ने बाइक स्टार्ट की और जैसे ही वो आगे बढ़ा,
तो उसी आदमी ने समीर का हाथ पकड़ लिया। समीर फिर से रुक गया और बोला, क्या परेशानी है तेरी? पर वो शख्स एक हल्की सी मुस्कान देकर चुप ही रहा। तभी समीर ने उससे अपना हाथ छुड़ाया, पर इस बार उसी शख्स ने धीरे से समीर को देखते हुए कहा, आगे मौत है, मौत, मत जाना वहां पर। एक बार मैंने भी यही गलती की थी और मेरा अब नामो निशान मिट गया इस गांव से। चले जाओ, जाओ यहां से इसी वक्त। समीर इस बात को थोड़ी गहराई से सोचने लगा, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, आगे से थोड़ी दूर पर मेरा घर आ जाएगा। और बस यही सोचकर वो बाइक को आगे ले गया। अब उसके साथ क्या होने वाला था इसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। समीर ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी अचानक से पता नहीं कहां से एक वैन पूरे रफ्तार से समीर की तरफ आ गई और समीर ने समय रहते ही बाइक घुमा ली, जिससे वो एक्सीडेंट से बाल बाल बचा। लेकिन वो वैन आगे जाकर सीधे एक बड़े से पेड़ से टकरा गई। समीर बस उसे देखता ही रह गया। समीर इस तरह से वहां से नहीं जा सकता था, क्योंकि इंसानियत के नाते उसका एक बार उस एक्सीडेंट हुए आदमी को देखना जरूरी था। आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। बस इसी के तुरंत बाद ही समीर उस वैन के पास गया और उसने देखा कि जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा था वो दर पर ही खत्म हो गया। उसका सिर आधा रेता हुआ लग रहा था। समीर को अब डर का एहसास हो रहा था। तभी समीर बाइक की तरफ बढ़ने लगा, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसे पीछे से किसी ने आवाज दी हो। तभी समीर एक बार फिर से पीछे जाकर देखने लगा, पर उसकी नजर उसी वैन पर पड़ी जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ था। उसमें अब इस वक्त वो ड्राइवर मौजूद नहीं था और ये देखकर समीर के तो होश ही उड़ गए। उसके मन में अलग अलग ख्यालों की बाढ़ आ रही थी कि जब ये इतनी दर्दनाक मौत मरा तो कुछ ही सेकंड में वो गायब कैसे हो गया। समीर ने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से तुरंत ही निकलने लगा, पर तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ लोग उसके बाइक के पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं। और देखते ही देखते वो अब 2 लोगों का वजन अपने बाइक पर साफ साफ महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे समीर अकेला नहीं बल्कि उसके पीछे 2 और लोग भी बाइक पर बैठे हैं। पर तभी पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा और उसने बाइक को सीधा खेत में कुदा दिया और बाइक के कूदते ही समीर बाइक से नीचे गिर पड़ा था। वो किसी तरह खड़ा हुआ और उसे थोड़ी चोटें भी आई थीं। तभी उसने दूर से देखा कि एक आदमी भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था और जब वो थोड़ा नजदीक आया तब समीर ने उसे पहचाना। वो कोई और नहीं बल्कि उसके छोटे नाना थे और समीर को उन्होंने आते ही डांट लगाई और कहा कि यहाँ कौन सा काम आ पड़ा था तेरे को, चल अब जल्दी से यहाँ से। अब सूरज भी ढलने की कगार पर था और समीर को अब डर लग रहा था। समीर को जो रास्ता उसके नाना बता रहे थे वो उसी रास्ते पर बाइक चलाता हुआ निकल रहा था। समीर और उसके छोटे नाना अपने घर पर पहुंच गए। समीर ने अपने नाना को ये बात किसी को बताने से मना किया। खैर वो शाम गुजरी और एक बार फिर समीर खाना खाकर अपने नाना के मरई में सोने चला गया, पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसे आज और कल जो कुछ भी हुआ वो याद आ रहा था। समीर को इतना तो यकीन था कि इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ तो बीते 5 सालों में हुआ जिसे हर कोई छुपा रहा है। समीर पिछले 6-7 सालों से कभी अपने मामा के गांव नहीं आया था, तो उसका ये सोचना लाजमी भी है। समीर इतना सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। तभी वो मरई से बाहर आकर अपने दोस्त से बात करने लगा। वो बात करते करते मरई के दूसरी तरफ जो पुल था उसके पेड़ों और झाड़ियों की तरफ चला गया। वो लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा तक फोन पर ही लगा रहा और इस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो कहाँ आ गया है।
फोन रखने के बाद उसकी नजर उसके फोन पर गई तो उसने देखा कि इस समय रात के 11:30 बज रहे हैं। 2 बार तो उसके मामा और नाना ने उसे बचा लिया था, पर इस बार वो कैसे बचेगा। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ घने पेड़ों और पत्तों के अलावा कोई नहीं दिखा। उसका दिल अब जोरों से धड़क रहा था। अब उसने तेज तेज चलना शुरू किया और कुछ समय चलने के बाद उसे पीछे से कोई लगातार आवाज दिए जा रहा था। उसे डर तो लग रहा था, पर वो एक तरफ सीधा आगे बढ़े जा रहा था। फिर उसे महसूस हुआ कि इस रास्ते पर वो सिर्फ अकेला ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ काफी सारे लोग चल रहे हैं। उसे तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो तेजी से भागने लगा। तभी उसने अपने पीछे फिर से कुछ ऐसा ही महसूस किया जैसे उसके पीछे लोगों की भीड़ अब दौड़ रही है। तभी समीर को दूर एक टाट का मकान दिखा और समीर ने बिना संकोच किए वहां पर जाना ठीक समझा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो आखिर कहां जाने की सोच रहा है। समीर वहां पहुंचकर एक कमरे में जाकर छुप गया। वो उस कमरे में एक टेबल के नीचे छुपा रहा और कुछ देर बाद जो उसने देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने देखा वही सारे लोग उसी टाट में घुसे हैं और उसने देखा कि वो सभी के सभी एक प्रेत हैं। किसी की आंख नहीं है तो किसी का सिर और किसी का हाथ नहीं है तो किसी की उंगलियां। वो एक दूसरे को देखकर एक पल में हंसे जा रहे थे तो दूसरे ही पल गुस्सा हो रहे थे। तभी समीर ने देखा कि वो सारे खुद को ही नोच रहे हैं और अजीब अजीब से हरकतें कर रहे हैं। समीर को ये समझते देर नहीं लगी कि ये जगह उन सारे ही प्रेतों का अड्डा है जहां पर वो गलती से आ पहुंचा है। अब यहां से किस तरह निकलना है ये उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी उसके फोन की घंटी बजी तो उसने देखा फोन पर उसके मामा थे। समीर ने फोन उठाया तो उसके मामा ने पूछा कि वो कहाँ है। इस पर समीर बोला कि वो एक टाट के मकान में उन प्रेतों के हवाले है। समीर के मामा ने उसे तुरंत पीछे की खिड़की से कूद कर निकल जाने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी लोहे की वस्तु को अपने हाथ में ले ले अगर वहां पर मौजूद हो तो। समीर इससे पहले कि पीछे की खिड़की से निकलता कि फोन की घंटी की बजने की आवाज से वो सारे प्रेत अब समीर की तरफ आकर्षित हो चुके थे। समीर ने उन सभी को एक समूह में खड़ा पाया और वो सब अब धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ रहे थे। समीर की जिंदगी का ये सबसे खौफनाक पल था। समीर ने बड़ी ही हिम्मत जुटाई, भगवान का नाम लिया और लकड़ी से बनी खिड़की से बाहर कूद गया। समीर थोड़ी ऊंचाई से कूदा था जिस कारण उसके पैर में मोच भी आ गई थी। वो सारे प्रेत भी उसी खिड़की से एक साथ कूदकर समीर से कुछ 2 कदम आगे गिरे। सारे बिल्कुल किसी मगरमच्छ की भांति धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ रहे थे। अब समीर ने हार मान ली थी और अब उसका बचना नामुमकिन था, पर शायद उसकी किस्मत में जिंदगी लिखी थी, जिस कारण तभी उसने जोरों से अपने मामाओं और नाना की पुकार सुनी। तब जाकर उसके जान में जान आई। उसने भी जोर से चिल्लाया और उसके मामा मशाल लिए भागते भागते उसके पास आ पहुंचे और तब तक वो प्रेत वहां से गायब हो चुके थे। समीर अंदर से कांप रहा था। समीर के मामा उसको उठाकर अपने घर ले आए। समीर को 2 दिनों तक लगातार तेज बुखार और उल्टियां हुई और फिर उसका झाड़ फूक हुआ और तब जाकर वो सही हुआ। फिर अगले ही दिन समीर को निकलना था। उससे 1 रात पहले समीर इसी तरह मड़ई में लेटा उन हादसों के बारे में सोच रहा था। तभी उसके नाना ने कहा, मुझे पता है तुम जैसे शहरी मिजाज के लोग ये गांव की बातों को अनदेखा कर देते हो, जिसका बहुत खतरनाक अंजाम होता है। बैठो, मैं तुम्हें इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। इस गांव में सब कुछ सही था। आज से 3 साल पहले रात के समय एक बस में कुछ यात्री सफर करते हुए वीरघाट नगर जा रहे थे।
जंगल के कुछ भागों की कटाई चालू थी और रात के समय वहां से सफर करना खतरनाक हो सकता था। पर उन लोगों ने शायद शॉर्टकट समझ लिया और उन्हें इस बात की शायद जानकारी भी नहीं थी। वो अचानक से कुछ पेड़ों से टकरा गए और कुछ पेड़ एक पर एक उस बस पर गिर पड़े, जिससे बस के लगभग सभी यात्री दर पर दर ही खत्म हो गए। अगली सुबह जब गांव वालों को पता चला तो गांव वाले निजी अस्पताल में ले गए, पर तब तक लगभग सभी की मौत हो चुकी थी। अब लाशों से बदबू आ रही थी, तो गांव वालों ने बिना देरी किए उनकी अंतिम विधि कर दी, और वो भी शाम ढलने के बाद, जो कि घोर अशुभ माना जाता है। सबका अंतिम संस्कार एक साथ ही उसी टाट के मकान के बाहर ही हुआ था, जिस वजह से शायद वो उनका अड्डा बन चुका है। इस घटना के कुछ समय बाद तक तो सब सही रहा, पर अचानक से गांव में अनहोनी घटनाएं होने लगी। अब लोगों को रात के समय उस जंगल से आवाजें आने लगी, जिस वजह से रात को कोई खेतों में ना तो सोता था और ना ही जाता था, और जंगल से रात के समय गुजरने वाले लगभग सभी गाड़ियों की दुर्घटना हो जाती, और जिनकी दुर्घटना होती उनका अंतिम संस्कार हो ही नहीं पाता, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त सिर्फ गाड़ी मिलती, लाश नहीं। शायद इसी वजह से वो भी कोई बेताल के योनि में आ जाता। जो हमारे घर के पीछे वाला बगीचा है और वो जंगल, यहाँ अकेले घूमना बहुत ही खतरनाक है। ऐसे ही गांव के कुछ बेवड़े जब आधी आधी रात को इसी तरह गांव में दारू पीकर घूमते थे, तो उनकी लाश ही सुबह गांव वालों को मिलती थी। अब कौन और कैसे उनका कत्ल करता, इसकी गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। अब गांव वाले इसका दोषी उसी दुर्घटना को मानते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, भगवान ही जाने। कुछ लोगों ने पीड़ितों को बुलाकर यज्ञ हवन भी करवाया, पर इससे सिर्फ बचा जा सकता है, उन प्रेतों को भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन प्रेतों की संख्याएं बहुत ज़्यादा हैं। ये कहानी गांव के आस पड़ोस में भी फैली है, जिस वजह से कोई भी शख्स इस गांव में अकेले नहीं टहलता और सावधानी बरतता है। समीर ने अपने साथ घटी इस घटना का जिक्र आगे भी किया। उसका कहना तो इतना ही है कि अंधेरी रातों में अकेले टहलना कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि हम जहां टहलते हैं वो इलाका किसका हो हमें नहीं मालूम होता। वो तो शायद समीर की खुशकिस्मती थी जो उसके मामा और नाना को सही समय पर उसके ना होने का आभास हो गया, वरना समीर की कहानी बस कहानी बनकर रह जाती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही।